हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्डी न्यूरॉन। आज हम बात करेंगे जो पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी की जो सीरीज चल रही है उसमें एक्सोक्राइन पेंक्रियास की। अभी तक आप क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? अभी तक आप देख चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीआईटी क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, और उसके अलावा आप बात कर चुके हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स की, उससे क्या सीक्रेट होता है, स्लाइवा के रेगुलेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, क्या कंपोजिशन होता है, और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस के बारे में भी पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक्सोक्राइन पेंक्रियास की। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि फूड माउथ से एंट्री किया, माउथ से एंट्री हुई और फिर उसके बाद ईसोफेगस में होता हुआ वो पहुंचा कहां पर? स्टमक में। और स्टमक में पहुंचने के बाद जब पाइलोरिक स्पिंस्टर से, पाइलोरिक स्पिंस्टर कौन सा था? ऊपर वाला कार्डियक, और ये पाइलोरिक स्पिंस्टर। तो पाइलोरिक स्पिंस्टर से जब फूड मूव करेगा तो कहां जाएगा? फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन में, जिसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन को डिओडेनम। डिओडेनम। तो डिओडेनम में पहुंचेगा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन में, और यहीं पर सिक्रीशन आ रहा होगा लिवर का और पेंक्रियास का। किससे? कॉमन बाइल डक्ट की हेल्प से। तो ये पेंक्रियास प्रेजेंट होगा। पेंक्रियास की आज जो डिटेल में बात करेंगे, पेंक्रियास के दो पार्ट हैं, एक्सोक्राइन पार्ट और इंडोक्राइन पार्ट। जो मेन बॉडी कंस्टिट्यूट करती है वो मेनली एक्सोक्राइन पेंक्रियास से कंस्टिट्यूट करती है, और जो स्मॉल पोर्शन होता है वो इंडोक्रीन पेंक्रियास का होता है। अब एक्सोक्रीन पेंक्रियास में क्या खासियत है? ये डाइजेशन में हेल्प करता है, यहां से निकलते हैं इंजाइम्स। और इंडोक्रीन पोर्शन ऑफ पेंक्रियास से क्या निकलता है? हार्मोन, जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन। तो एक्सोक्रीन पेंक्रियास से बहुत से इंपॉर्टेंट एंजाइम्स निकल रहे हैं जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि एमाइलेज, लाइपेज, पेप्टाइड, जो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सारे एंजाइम्स। ठीक है, तो थोड़ा सा एनाटॉमी को देखते हैं। ये ड्यूडेनम के से अटैच होता है, और ये पेंक्रियास का ये टेल पोर्शन होता है, और ये बॉडी होती है, और यहीं पे मेन पेंक्रियाटिक डक्ट प्रेजेंट होती है। और इस मेन पेंक्रियाटिक डक्ट जो प्रेजेंट होती है वो आगे जाकर के किससे ज्वाइन कर जाती है? लिवर की जो निकल रही है कॉमन बाइल डक्ट, जिसे हम सीबीडी भी कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट से आगे जाकर के ज्वाइन हो जाती है। और क्या क्या बोलते हैं इस मेन पेंक्रियाटिक डक्ट को? ये जो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है ये है डक्ट ऑफ विल्सन। मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है, ये मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है। और फ्रेंड्स ये जाकर के कंबाइन हो जाएगी कॉमन बाइल डक्ट से, जिसे हम क्या कहेंगे? डक्ट ऑफ विल्सन। ओके, सो डक्ट ऑफ विल्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम खाली याद कर लीजिए। मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है, और ज्वाइन किससे करी? कॉमन बाइल डक्ट से। कॉमन बाइल डक्ट में क्या आ रहा है? कॉमन बाइल डक्ट में लिवर के एंजाइम्स और बाइल आ रहा है, और यहां से आ रहा है पेंक्रियाटिक सिक्रीशन, और दोनों कंबाइन होकर के कहां पहुंच रहे हैं? फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन, जिसे हम क्या कहते हैं? डिओडेनम। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आया था ये क्या था? ये जो सिक्रीशन यहां से जो स्टमक से फूड मूव किया था ये एसिडिक था, ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक था, हाईली एसिडिक था, हाईली एसिडिक था। और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? इसको कन्वर्ट कर देना है बेसिक में। इस हाईली एसिडिक फूड को जो डाइजेशन हुआ था, क्योंकि आपने क्या पढ़ा था, जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन था उसकी पीएच बहुत कम थी, बिटवीन 1 to 3। और अब आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि अब फूड का मीडिया जो है वो एल्कलाइन हो जाए, एल्कलाइन हो जाए, जितनी जिसकी पीएच क्या होगी? अराउंड 8 के आसपास, पीएच वैल्यू अराउंड 8 होगी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? सिक्रीशन कौन सा आया था? वो हाईली एसिडिक सिक्रीशन आया था, कन्वर्ट किस में करना? एल्कलाइन में। तो जैसे कि आप देखते हैं एसिड के लिए क्या चाहिए होता है? H+ आयन। तो एल्कलाइन के लिए क्या चाहिए? एल्कलाइन के लिए चाहिए बाइकार्बोनेट आयन, और ये ढेर सारा बाइकार्बोनेट आयन कहां से आएगा? ये आएगा पेंक्रियाटिक सिक्रीशन से। तो जो पेंक्रियाटिक सिक्रीशन है उसकी वैल्यू कितनी है? अराउंड 1500 ml पेंक्रियाटिक सिक्रीशन पर डे निकल रहा है। कितना? 1500 ml ऑफ पेंक्रियाटिक सिक्रीशन पर डे निकल रहा है, जिसकी पीएच कितनी है? अराउंड 8। आप कह लीजिए 7.8 से 8.4 के बीच में ये रेंज हो गई पीएच की। तो इसमें क्या होगा? भर भर के बाइकार्बोनेट आयन निकलेगा, बहुत ढेर सारा, और ये बाइकार्बोनेट आयन रिएक्ट कर जाएगा किससे? H+ आयन का एसिड होगा,
और क्या बना देगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा, न्यूट्रलाइज कर देगा और बाइकार्बोनेट हो जाएगा ओवर में, तो पीएच बढ़ जाएगी मोर देन 7 पीएच क्रॉस कर जाएगी। तो हमने क्या समझा कि ये अल्कलाइन सिक्रीशन होता है और यही है जो अल्कलिनिटी मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब थोड़ा सा उस ग्लैंड को समझने की कोशिश करते हैं, उस डक्टल ग्लैंड को। डक्टल ग्लैंड कैसी होती है कि ये तो आपने एक पूरे पेंक्रियास का स्ट्रक्चर देख लिया, मान लीजिए बॉडी हो गई, ये पतली सी टेल हो गई उसकी। अब ये मेन पेंक्रियास का जो पोर्शन है, छोटे से पोर्शन इनलार्ज करके देखें तो यहाँ पर हमें एक डक्ट जैसी मिलेगी और एक ग्लैंड मिलेगी। इस ग्लैंड में होंगे चारों तरफ सेल्स होंगे, ये एक डक्ट होगी और ये सेल्स होंगे और यहाँ पर भी सिक्रीशन आ रहा होगा। ये इसकी डक्ट हो गई, ये डक्ट हो गई और ये क्या हो गया, ये हो गया इसका जो है ये पूरा कौन सा पोर्शन हो गया, यहां से सिक्रीशन निकल रहा है, ठीक है, यहां पर आ रहा है सिक्रीशन, ठीक है, पेंक्रियाटिक सिक्रीशन आ रहा है। अब यही है और ये सारा पेंक्रियाटिक सिक्रीशन ऐसी बहुत सारी हैं, ढेरों, और इनसे इकट्ठा होकर के कहां जा रहा है, वो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट में। अब इस सिक्रीशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इस सिक्रीशन में मेन तीन चीजें क्या है, एक तो बाइकार्बोनेट आयन है, एक एंजाइम्स है और तीसरी चीज क्या है, वाटर है, और बहुत सारे आयंस और भी प्रेजेंट है। तो हमें क्या ध्यान देना है, हमें ये ध्यान देना है कि इस सिक्रीशन में आखिर क्या क्या है और इसका काम क्या क्या है। अब जैसे कि हर सिक्रीशन में आप पढ़ते आए हैं, 3 तरीके की फेजेस रहती हैं, एक सिफेलिक फेज रहती है, एक गैस्ट्रिक फेज रहती है और तीसरी इंटेस्टाइनल फेज होती है। कौन कौन सी, पहली सिफेलिक फेज होती है जो कि आप पढ़ चुके हैं, सभी जगह वही फेजेस रहती हैं, वही सलाइवरी सिक्रीशन में पढ़ा था, वही हमने गैस्ट्रिक सिक्रीशन में पढ़ा था, वो यही में सलाइवरी फेज, सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज और इंटेस्टाइनल फेज। अब यहां थोड़ी कहानी बदल जाएगी। गैस्ट्रिक सिक्रीशन मेनली किसमें हो रहा था, गैस्ट्रिक फेज में। अब यहां फूड इंटेस्टाइन में आ चुका है, तो मेन सिक्रीशन कहां होगा, इंटेस्टाइनल पार्ट में। सिफेलिक में कितना होगा, 20%, गैस्ट्रिक में कितना होगा, अराउंड 10%। बचा हुआ मेजर पोर्शन कहां होगा, बचा हुआ मेजर पोर्शन 70% जो सिक्रीशन होगा वो कहां होगा, वो इंटेस्टाइनल फेज में होगा। तो हमारी इंटेस्टाइनल फेज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फेज हो गई, इंटेस्टाइनल फेज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गई। 70% सिक्रीशन यहां पर हो रहा है। अब ये सिक्रीशन जो है ना टाइम टू टाइम मॉडिफाई होता है और रेगुलेट कैसे होता है, ये पार्ट भी जानना होगा। जैसे फूड इंटेस्टाइन में इंटर करता है तो कुछ चीजें ट्रिगर होती हैं, 2 हार्मोन्स मेनली, एक है सीसीके और एक है सेक्रेटिन। और इस पोर्शन को याद रखिएगा, आगे काम आने वाला। ये डक्टल पोर्शन है ग्लैंड का और ये एल्वियोलर पोर्शन है, ठीक है। यहां से निकलता है भर भर के एंजाइम और यहां से क्या निकलता है, डक्टल पोर्शन से बाइकार्बोनेट आयन और वाटर निकलता है। अब सिक्रेटिन जो होता है वो किससे एक्टिवेट होता है, इसको समझेंगे और आगे समझेंगे कि ये सीसीके का जो है कोलिसिस्टोकाइनिन, इसको हम पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं कोलिसिस्टोकाइनिन को। तो यहां पर भी आप दोबारा ध्यान दीजिए कि कोलिसिस्टोकाइनिन क्या कर रहा था, कोलिसिस्टोकाइनिन गैस्ट्रिक इम्पेटिन को स्लो कर रहा था। अब यहां पे थ्योरी आती क्यों स्लो कर रहा था, वो इस वजह से कोलिसिस्टोकाइनिन स्लो कर रहा था कि फूड आया, आपने खाना खाया, अब बहुत हाईली एसिडिक फूड है, वो जैसे इंटेस्टाइन में पहुंचाकर बहुत एसिडिक कंटेंट होगा तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा जो पोर्शन होगा वो इंटेस्टाइन को बर्नआउट करने लगेगा। तो धीरे धीरे फूड आए, धीरे धीरे अल्कलाइन जो सिक्रीशन है उससे मिक्स होते जाए और पीएच चेंज होता जाए। बहुत ज्यादा रश आउट हो जाएगा, उस क्वांटिटी के हिसाब से पेंक्रियाटिक सिक्रीशन नहीं आ पाया, उस क्वांटिटी के हिसाब से बाइल नहीं आ पाया, उस हिसाब से इंटेस्टिनल जूस नहीं निकल पाए, तो क्या होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अल्सर हो जाएगा, ड्यूडेनल अल्सर हो जाएगा। इन सब चीजों को बचाने के लिए क्या फंडा, इन चीजों को बचाने के लिए फंडा है कि गैस्ट्रिक इम्पेटिन को स्लो कर दें, पाइलोरिक स्फिंक्टर धीरे धीरे खुले, गैस्ट्रिक मूवमेंट धीरे धीरे हो, और इस स्लो डाउन करने में हमारा ज्यादा हेल्प करता है सीसीके, लेकिन यहाँ पे रोल सिक्रेटिन का भी है। अब दोनों को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सिक्रेटिन मेनली किससे रेगुलेट कर रहा है और सीसीके कोलिसिस्टोकाइनिन जिसकी बात कर चुके हैं ये क्या कर रहा है। कोलिसिस्टोकाइनिन का एक काम तो आपने देखा था पिछले लेक्चर में कि गैस्ट्रिक इम्पेटिन को डिक्रीज करता है, गैस्ट्रिक इम्पेटिन को डिक्रीज कर देता है। सिक्रेटिन मेनली क्या काम करता है, सिक्रेटिन का मेन रोल रहता है कि ये हर हाल में बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रीशन बढ़ा देता है, बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रीशन बढ़ा देता है और एज अ
एंटासिड ये काम करता है। इसके लिए ट्रिगर वैल्यू क्या होती है 4.5 pH से जैसे ही नीचे का मटेरियल आएगा ये बाइकार्बोनेट आयन की सिक्रीशन को तेजी से बढ़ा देगा। और काम कहाँ करता है, ये काम करता है डक्टल पोर्शन में, डक्टल पोर्शन में काम करता है पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स के डक्टल पोर्शन में। और ये सीसी के ये फैट से एक्टिवेट होता है, फैट और प्रोटीन रिच फूड जब जाता है तो एक्टिवेट हो जाता है और ये गैस्ट्रिक इम्पिटिंग को स्लो कर देगा, स्टमक धीरे धीरे खाली होगा, भूख देर से लगेगी, जो एसिडिक पोर्शन आएगा वो धीरे धीरे आएगा। तो यहाँ पर ये फैट और प्रोटीन से एक्टिवेट होता है। ये कैसे सिक्रीशन कराता है, ये एंजाइम रिच सिक्रीशन कराता है, एंजाइम रिच। और ये क्या निकालता है, ये एक तरीके से अल्कलाइन वाटर निकालने में हेल्प करता है, बाइकार्बोनेट रिच वाटरी सिक्रीशन, बाइकार्बोनेट रिच वाटरी सिक्रीशन निकालने में हेल्प करता है। और ये सीसीके क्या करता है, ये एंजाइम रिच सिक्रीशन निकालने में हेल्प करता है। पॉइंट याद रखना, सिक्रेटिन क्या कर रहा है, फिर से बोल रहा हूं, सिक्रेटिन वाटरी सिक्रीशन निकाल रहा है, बाइकार्बोनेट रिच निकाल रहा है, एल्कलिनिटी मेंटेन कर रहा है। कहां से कर रहा है, डक्टल पोर्शन जो हमने एल्वेओलाई ड्रॉ किया था इसके ये डक्टल पोर्शन पे काम कर रहा है। बट यहाँ ये जहां से मेन एंजाइम निकल रहा है ये पोर्शन जो है, ये एंजाइम वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे कौन काम कर रहा है, यहाँ पे सीधा आपका सीसीके काम कर रहा है जो एंजाइम्स निकालने में हेल्प कर रहा है। थिक सिक्रीशन निकलेगा, एंजाइम रिच सिक्रीशन निकलेगा। आई थिंक ये बात तो क्लियर हो गई, इतना चिल्ला चुका हूं, इससे ज्यादा आई थिंक अब चिल्लाने की जरूरत नहीं मुझे। 10% कहां से निकला था, गैस्ट्रिक सिक्रीशन था, गैस्ट्रिक फेज था। सबसे मेजर कहां पे निकला था, इंटेस्टिनल फेज में। अरे भाई जब इंटेस्टाइन में फूड पहुंचेगा तभी तो निकलेगा, तो ये याद रखना 70%। और सिफेलिक फेज जो सूंघ करके, देख करके, महसूस करके समझ में आता है, उसमें कितना निकला था 20%। ठीक है, तो इतनी क्लियरिटी हो गई इसकी कैसे रेगुलेट हुआ सिक्रीशन। अब बात कर लेते हैं इसमें एंजाइम्स कौन कौन से निकलते हैं और कैसे क्या करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात को हम याद कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। एक भाई इसका सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसको कभी मत भूलना, ट्रिप्सिन। और ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में निकलता है। इसका इनएक्टिवेटेड फॉर्म, प्रो फॉर्म क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन। जहां पर ये नोजन लगा हो ना, नोजन का मतलब क्या होता है, ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म है और ट्रिप्सिन एक्टिवेटेड फॉर्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्टिवेट हो जाता है, इंट्रोकाइनेज इस पे एक्ट कर जाता है और ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्सिन में। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, इंट्रोकाइनेज इसको एक्टिवेट कर देता है और जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ट्रिप्सिन जब बन गया तो ये और ट्रिप्सिन को ट्रिप्सिनोजन में कन्वर्ट करने लगता है और एक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। तो ट्रिप्सिन बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम हो गया प्रोटीन डाइजेशन का। फिर उसके बाद और कौन से हो गए, अब होगा पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ये याद रखना है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज। और यहां पर थोड़े से प्रोटीन वाले और देख लो, एक होता है काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन के नाम से याद रखो, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये तीन एंजाइम कौन से हो गए, प्रोटीन डाइजेशन के हो गए, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये तीन एंजाइम याद रखना। ये क्या करेंगे, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, पेप्टोन्स को तोड़ देंगे पेप्टाइड्स में, डाइपेप्टाइड में तोड़ देंगे और उसके बाद फर्दर अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा तोड़ेंगे। तो मेनली ये एंजाइम किसके होगी, इतना याद रखना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। अच्छा खासा प्रोटीन का डाइजेशन कहां पे, स्टमक में हो चुका था, अब बचा कुचा डाइजेशन यहाँ पे शुरू हो जाएगा और छोटे टुकड़ों में डाइपेप्टाइड में, सिंगल अमीनो एसिड में तोड़ा जाएगा और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में लाया जाएगा। अब बचे हुए दो एंजाइम और हो गए, कौन से हो गए, एक हो गया पैंक्रियाटिक एमाइलेज और दूसरा पैंक्रियाटिक लाइपेज। एमाइलेज यार हमेशा से समझते चले आ रहे हो, एमाइलेज पैंक्रियाटिक एमाइलेज क्या करेगा, एमाइलेज हर जगह हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एक हमने कौन सा पढ़ा था, स्लाइवरी एमाइलेज, क्या नाम था उसका, टाइलिन। किस पीएच पे काम कर रहा था, स्लाइवा पीएच क्या थी, अराउंड न्यूट्रल 6.8 से 7। डाइजेशन किसका कर रहा था, स्टार्च का। अब ये पैंक्रियाटिक एमाइलेज और ज्यादा तोड़ेगा, ये डाइसैकराइड में तोड़ देगा, अल्टीमेटली बड़े शुगर्स को डाइसैकराइड में तोड़ देगा। ठीक है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज और ज्यादा हेल्प करेगा। ये बड़े स्टार्च को किसको तोड़ देगा, पॉलीसैकराइड को तोड़ देगा डाइसैकराइड में, मतलब बड़ी सी चेन को दो दो वाले टुकड़े में तोड़ देगा। और फिर इंटेस्टिनल सिक्रीशन जो होगा ये डाइसैकराइड को और ज्यादा टुकड़ों में तोड़ देगा। डाइसैकराइड का एग्जांपल कौन सा हो गया, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सारे
एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पहले क्या प्रोटीन वाला याद किया था, प्रोटीन वाला कौन सा था, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन से कन्वर्ट हो रहा था ट्रिप्सिन, और तीसरा लास्ट वाला एंजाइम कौन सा था, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये 2-3 याद रखना, ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन तो जरूर याद रखना, गलती से भी मत भूलना। और पैंक्रियाटिक एमाइलेज ये भी याद रखना बहुत जरूरी है, ये पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड में तोड़ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या होता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज, लाइपेज ए से समझ में आता है एंजाइम, लिप से क्या समझ में आ रहा है, लिपिड, लिपिड। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, फैट, फैट का डाइजेशन करेगा और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। ये क्या करेगा, ट्राइग्लिसराइड पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड तोड़ेगा, किसमें बना देगा, मोनोग्लिसराइड्स में, मोनोग्लिसराइड्स में डाइजेस्ट कर देगा। और इसका फर्दर डाइजेशन किससे होगा, फर्दर डाइजेशन होगा बाइल से, जो बाइल सिक्रीशन आएगा वो फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा, फर्दर डाइजेशन करेगा और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हो गया, लिपिड को डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है। तो और फिर उसके बाद न्यूक्लियेजेस होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेजेस और राइबोन्यूक्लियेजेस। तो न्यूक्लियेजेस जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड जो होता है, जैसे कि डीएनए, आरएनए, अब खाना खा रहे हो भाई, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, इसको भी तो डाइजेस्ट करना है। तो न्यूक्लिक एसिड को कौन डाइजेस्ट करता है, न्यूक्लियेजेस, और इनको फर्दर ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो न्यूक्लियेजेस किसमें तोड़ जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियेजेस किसमें तोड़ जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में। और ये फर्दर अभी और तोड़े जाएंगे, ये जितने भी फॉर्म आप देख रहे हैं ये कंप्लीट डाइजेशन अभी नहीं हुआ है, ना फैट का हुआ है, ना प्रोटीन का हुआ है, ना न्यूक्लियोटाइड्स का हुआ है, बहुत सिंपलर फॉर्म में पहुंच गए। लेकिन अभी एक स्टेप और बाकी, वो सारा स्टेप कौन करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का सिक्रीशन, जिसे इंटेस्टिनल जूस या सकस इंट्रिकस कहते हैं। 4 चीजें यहाँ पे देखनी थी, पैंक्रियाटिक एमाइलेज आपको देखना था, पैंक्रियाटिक लाइपेज देखना था, प्रोटीन वाले कौन से थे, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, और यहाँ पे न्यूक्लियेजेस। ये आई थिंक ये पूरी चीजें क्लियर हो गए। अब एक बार क्विक रिवीजन और एक अप्लाइड पार्ट की तरफ थोड़ा सा जाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, 1500 ml का सिक्रीशन निकल रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टेक होम है, मैसेज है। पीएच एल्कलाइन थी, 1500 ml का सिक्रीशन निकल रहा था, पीएच एल्कलाइन मेंटेन करनी थी। और दूसरा पॉइंट क्या देखना था, दूसरा पॉइंट ये देखना था भाई कि अल्कलाइन पीएच 8 के आसपास रखनी है, पीएच की वैल्यू। और दूसरा क्या याद रखना था कि सीसीके की एंजाइम है और सिक्रेटिन है। सिक्रेटिन क्या कर रहा था, डक्टल सिक्रीशन करा रहा था, बाइकार्बोनेट का वाटरी, ये एंजाइम निकाल रहा था। अब एंजाइम निकालना है तो इसको कौन एक्टिवेट कर रहा था, प्रोटीन और फैट जो काइम में आया था। और इसको कौन सिक्रीट एक्टिवेट कर रहा था, एसिडिटी ऑफ काइम जो थी वो एक्टिवेट कर रही थी। और फिर क्या, जब ये सिक्रीशन निकला तो डक्ट ऑफ विल्सन, बड़ी पैंक्रियाटिक डक्ट से सिक्रीशन आया, और उस सिक्रीशन ने अल्टीमेटली क्या किया, उस सिक्रीशन ने अल्टीमेटली डाइजेशन में हेल्प करी और डाइजेशन का प्रोसेस हो गया। अब उसके बाद एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बीमारी होती है पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस। इसके 2 कॉमन कारण होते हैं, एक होता है अल्कोहल, क्रॉनिक अल्कोहलिक, क्रॉनिक, और दूसरा गॉल स्टोन। किसी भी कारण से अगर ये पैंक्रियाटिक डक्ट बंद हो गई, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट जिससे आ रहा था वो बंद हो गई, गॉल स्टोन फंस गया, बंद हो गई। अब जब वो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट बंद हो गई तो ये जो सिक्रीशन आ रहा था वो इकट्ठा होता, कलेक्ट डाउन होता गया। अब कलेक्ट डाउन होता क्या चला गया, तो आपने एक चीज देखी थी ना, ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिवेटेड फॉर्म था और ट्रिप्सिन एक्टिवेटेड फॉर्म था। अब लेकिन ट्रिप्सिनोजन को भी इनहिबिटरी फैक्टर हैं जो उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होने से रोकते हैं। ये रोकना क्यों है, ये कभी आपने सोचा, ट्रिप्सिन को इंटेस्टाइन में आके क्यों एक्टिवेट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया पैंक्रियास के अंदर, तो भाई सेल जो नॉर्मली प्रेजेंट है वो भी तो यही है, फैट है, प्रोटीन है, लिपिड है, पैंक्रियास को डाइजेस्ट करके खत्म कर देगा। और इस बीमारी में यही चीज होती है, ये ट्रिप्सिनोजन इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है कि इनहिबिशन इस पे काम नहीं करता और ये ओवर क्राउडिंग होकर के ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, पैंक्रियास के डाइजेशन को शुरू कर देता है और क्या हो जाती है बीमारी, पैंक्रियाटाइटिस। और इस बीमारी में बहुत तेज मरीज को पेट में दर्द होता है, एकदम झुक के बैठता है मरीज, असहनीय दर्द होता है और पैंक्रियास लगातार डाइजेस्ट हो रहा है। और इसमें क्या होता है, एक्सोक्रीन के साथ साथ इंडोक्रीन पोर्शन भी डाइजेस्ट हो गया। और अगर बीटा सेल खत्म हो गया इसी में तो पर्सन को टाइप 1 डायबिटीज अल्टीमेटली हो जाती है, जिसकी कोई रिकवरी नहीं है, कोई रिकवरी नहीं। टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट को हो जाएगी
क्योंकि बीटा सेल डाइजेस्ट हो। तो पेंक्रेटाइटिस बीमारी जानना बहुत जरूरी है कि ट्रिप्सिनोजन ओवर क्वांटिटी में हो गया, एक्टिवेट हो गया, क्यों? क्योंकि डक्ट ब्लॉक हो गई थी और पेंक्रेटाइटिस की बीमारी हो गई। तो ये पोर्शन भी याद करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। अप्लाइड अगर कभी पूछा जाए तो ये क्वेश्चन लिख देना। और आई होप ये लेक्चर समझ में आएगा। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में मेंशन कर देना। और अब हम लोग आगे इंटेस्टाइन के पोर्शंस को डिस्कस करेंगे और तेजी से जीआईटी को खत्म करेंगे। थैंक यू।